जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 25 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर होगा वो है सेट नंबर 26, जो कि इस बुक का आखिरी सेट होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, आपका मैथ के साथ शुरू होता है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का GK GS का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है। ये जो दिया गया है यौगिक, इसका IUPAC नाम क्या है, तो वो है प्रोपाइन। ऑप्शन नंबर 1। प्रोप मतलब होता है तीन कार्बन है तो प्रोपाइन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया, वहां से जाके आप इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B। अगला है प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आप कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। इसको जो रक्त देते हैं वो देते हैं ग्रुप ए और O का रक्त दिया जा सकता है, बाकी किसी का रक्त नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसके अध्ययन को जो कहते हैं हम लोग वो कहते हैं पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। और कुछ जीवों के वैज्ञानिक की शाखा को देख लेते हैं। जैसे कि कीट के वैज्ञानिक की जो शाखा होती है वो होती है एंटोमोलॉजी। पक्षियों का होता है ऑर्निथोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, माइकोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी। सूत्रकृमि के हम लोग क्या कहते हैं, नेमेटोलॉजी। सूक्ष्म जीव के जो क्षेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह आनुवंशिकी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, या इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इसके क्षेत्र को कहते हैं यूजेनिक्स, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। यूजेनिक्स के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। कौन है, तो वह है फ्रांसिस गाल्टन है। नेक्स्ट है क्या कि दिए गए फ्लो चार्ट में संतुलित समीकरण ABC के स्थान पर क्या होगा। ABC के स्थान पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। A के जगह पर क्या होगा H2O, B के जगह पर क्या होगा Cl2 यानी क्लोरीन, और C के जगह पर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगला है कि निम्न में कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है, वो कौन है, तो वह है साइटोकाइनिन। कौन है, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन कौन से देख लेते हैं, वह है आपका ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये 5 के 5 पादप हार्मोन है। अगला है कि अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। अपघटक जो हैं ये है पोषण स्तर 4 के जीव हैं, ऑप्शन नंबर D। अगला देख सकते हैं क्या, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर D। मानवेंद्र नाथ राय का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र भट्टाचार्य थे। अगला है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है, वो बनाई गई है पेरियार नदी पर, ऑप्शन नंबर D। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। क्या है, सबसे लंबी और बड़ी नदी। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये सब आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है।
इसका PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। अगला आइए आपका न्यूमेरिकल कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 10 घंटे किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा और 1 यूनिट का खर्च कितना रुपया है? 3 रुपया है। 1 यूनिट का खर्च 3 रुपया। चलिए देख लेते हैं। तो सबको पहले गुना कर दीजिए, जितना 220 वोल्ट दिया है उसको भी 5 एम्पियर 10 घंटा और 30 दिन के लिए इसको गुना करके यहाँ से भागा देंगे 1000 से, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा यूनिट, कितना यूनिट हम यूज किए। कटाएंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना 22 पंचे 110, 110 गुना 3 करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना 330। ये 330 यूनिट निकला और 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 990, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला कि एवोगाड्रो संख्या के बारे में बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। कि तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ये भी सही है। एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, ये भी एवोगाड्रो संख्या के बारे में बोल रहा है, ये भी सही है। अगला कि एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चारों के चारों क्या है? सही है। अगला देख सकते हैं कि एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न अवस्थाओं पर क्या करना है? विचार करना है, बताना कि इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं। सूजे हुए लसिका पर्व, बिल्कुल सही है। रात्रि में पसीना आना, ये भी सही है। स्मृति लोप होना, ये भी सही है। और वजन का घटना, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि चारों क्या है? सही है। एड्स, अब एड्स का फुल फॉर्म क्या आता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। त्वचा किससे बनी होती है? तो मानव त्वचा बनी होती है सल्की और सल्काब एपिथेलियम से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए ये क्या है कि एक वर्धन यानी कलर ब्लाइंडनेस स्त्री का विवाह एक समान पुरुष से होता है तो उसके बच्चे क्या होंगे? तो वाहक पुत्री और वर्धन पुत्र होंगे। वाहक पुत्री और वर्धन पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला कि जर्मन सिल्वर किसके बने होते हैं? तो जर्मन सिल्वर आपका कॉपर, निकेल और जिंक। प्रतिशत बताना था, कॉपर 60%, निकेल 20% और जिंक 20% से मिलकर बनते हैं जर्मन सिल्वर। अगला कि कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर धमनियों का कठोर हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। अब कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो आयतन में वृद्धि और घनत्व में कमी। क्यों होता है? क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे होता है आयतन। अगर आयतन बढ़ेगा तो बिल्कुल है कि ऑटोमेटिक घनत्व घटेगा। ये चला कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता का खिताब किसने जीता है? वो जीता है यानिक सिनर ने। यानिक सिनर ने जीता है। उसने किसको हरा कर जीता है? वो हराया किसको? डेनियल मेदवेदेव को। डेनियल मेदवेदेव को हराकर यानिक सिनर ने ये खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला कि हाल ही में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला मरीना बनाया जा रहा है वह है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। ये भी देख सकते हैं, आपका मैथ का प्रश्न है। सबका PDF टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला भी आपका न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं ये कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री से बनी 2 गुनी लंबाई और चौथाई त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? आप लोग जानते हैं प्रतिरोध समानुपाती फाई L/A होता है। ये कांस्टेंट टर्म है और ये L आपका लंबाई और A आपका क्षेत्रफल है। बोल रहा है कि लंबाई 2 गुना और क्षेत्र त्रिज्या को चौथाई कर देंगे। देखिए ये तो R1 हो जाएगा नया, फाई तो रहेगा ही, लंबाई 2 गुना 2L कर देंगे, चौथाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है आपका R स्क्वायर, यानी R पाई तो रहेगा ही
आर स्क्वायर क्या बोल रहा है कि इसको चौथाई कर देंगे, 1/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/16 होगा। ये 16 जब ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ से जो इसका मान आएगा वो R1 आ जाएगा 32R, इसको हल करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है। ये तो सारा सारा वही चीज बनाया गया कि संतुलित कौन सा है वो बताना है, तो वह संतुलित आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ही संतुलित है, बाकी कोई भी संतुलित नहीं है। अगला है कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, इधर आपका क्या है अनंत। प्रतिबिंब को बोलता कहाँ रखेंगे जो कि छोटा बनेगा। अगर फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा बड़ा प्रतिबिंब, इनके बीच भी रखेंगे तो जितना इसके और इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और वक्रता केंद्र के परे यानी वक्रता केंद्र के बाद रखेंगे, इधर कहीं भी रखेंगे इसके बीच में तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। वही ऑप्शन नंबर क्या बोला है, किसके बीच रखने पर जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया, यानी वक्रता केंद्र के इस साइड में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा जो कि छोटा बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सीएनजी और एलपीजी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये बताना कि एलपीजी और सीएनजी के लिए कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देखिए सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, यही कथन गलत है। अगला बोल रहा है कि सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है, ये भी सही है। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है, ये भी सही है। गलत है ऑप्शन नंबर 1। अब देखेंगे सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला है कि निम्न में कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं और संयोजन अभिक्रिया में नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे बोल रहा है कि एक नया पदार्थ का निर्माण करना दो चीज मिलने के बाद, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है कि 2H2 प्लस O2 रिएक्शन करने के बाद 2H2O बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि ये देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका अगले पिछले सेट में भी था और इस सेट में भी है कि एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिजता दक्षिण से उत्तर की दिशा में मुक्त होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः क्या होगी। विक्षेपणों की जो दिशाएं होगी वो पूरब और पश्चिम, क्रमशः बोला तो पहले पूरब होगा उसके बाद पश्चिम। अगला है कि किसी चालक से प्रवाही धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, तो लगने वाला बल भी क्या होगा, शून्य होगा। अगला कि पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेपण के रूप में कौन सा पदार्थ बनेगा। अब पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 रिएक्शन करने के बाद बनाएगा आपका क्या, BaSO4 प्लस बनाएगा आपका 2KCl, तो क्या बनाया, अभिक्रिया करने के बाद बनाया पोटेशियम, तो ये बेरियम सल्फेट बनाया, जो किसमें दिया गया है, दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, बेरियम सल्फेट। अगला देख सकते हैं आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है, इस सब आप बना सकते हैं, टेलीग्राम पे PDF दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1993। अगर डेट सहित पूछे तो 2 अक्टूबर 1993, ऑप्शन नंबर 1। अगला कि संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो मनाते हैं आपका मणिपुर में संगाई त्योहार।
क्यों मनाते हैं? क्योंकि संगाई त्योहार का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है और यह त्योहार 2010 से मनाया जा रहा है और संगाई हिरण मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। अगला देख सकते हैं क्या प्रश्न आपका, ये आपका मैथ का है, ये सब देख सकते हैं आपका मैथ का ही प्रश्न है। ये रहा आपका साइंस का कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाले ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा की के हासिल होने वाले इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वो देखिए, इसका कथन जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर सी, यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोग जानते हैं कि H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। इसका प्रतिरोध, ये आई यानी धारा भी H के समानुपाती होता है, यानी विद्युत परिवर्तन ऊष्मा यानी H क्या? ऊष्मा, हीट। हीट व धारा के समानुपात, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है। अगला है कि निम्न में कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? वह है कि ऑक्सीजन का मुक्त करना। पौधे क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, ये भी आपका है न्यूमेरिकल ही है कि समान प्रतिरोध वाले दो तारों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है 1:9, साथ ही उनकी लंबाई का भी अनुपात दे दिया है 3:2, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? आर बराबर होता है फाई एल बाय ए। ये आपका हो जाएगा आर, फिर नीचे फिर रखेंगे, ये फाई 1 मान लेते हैं और आर बराबर क्या हो जाएगा? वही फाई और L2/A2, यहाँ A1 प्रतिरोध आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? फाई एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का मान दिया 3/ए का मान कितना है? 1, उसके बाद फाई, उसके बाद कितना दिया? एल का मान 2/, उसके बाद क्या करेंगे? इसका मान दिया है 9, जब इसको हल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका फाई 1/फाई 2 बराबर 2/27, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि आणविक सूत्र C3H4 वाले यौगिक निम्न में से किसकी समजातीय श्रेणी से संबंधित है? ये किसकी समजातीय श्रेणी से संबंधित है? वह है आपका केवल एल्काइन। एल्काइन का होता है CnH2n-2। अगर यहाँ मान रखेंगे, मान लीजिए 3, तो 3 दूनी 6 में से 2 चल जाएगा तो 4 बचेगा। अगर मान लीजिए C3 रखेंगे तो यहाँ n के जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 2 चल जाएगा तो H4 बचेगा, इसीलिए ये केवल क्या होगा? एल्काइन। अगला है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? ये उल्टा बोल रहा था, ये अवतल दर्पण हो गया, मान लीजिए दर्पण अवतल दर्पण है, ये आपका F है, ये है C और इधर आपका क्या है? अनंत। बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता से, यानी यहाँ से यहाँ का मान दिया है 40, यानी 40 दिया, ये R का मान हो गया और F बराबर क्या होता है? R/2। F का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? F का मान निकलेगा 20, तो ये फोकस दूरी आपका 20 हो गया। कहाँ रखेंगे जब प्रतिबिंब क्या बना? आवर्धित और उल्टा, तो वो हमको रखना पड़ेगा ये 20, यहाँ से यहाँ 20 दिया है 20 और यहाँ से यहाँ पूरा टोटल 40, ये 20 यहाँ और इसी के बीच में कहीं भी प्रतिबिंब रखेंगे तभी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच, यानी यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से पूरा टोटल 40 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ यानी 20 और 40 के बीच ही कहीं वस्तु को रखेंगे तभी वह उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। अगला है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गिर रही है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम का मान है 15, वी का मान है 4, तो 4 गुना 4 कर देंगे, घटाएंगे 4 2 से 2 दूनी 4, 15 दूना 30, चौक 120 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों की ऊपरी सिरा 100 सेंटीमीटर अलग है, तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड है, नाव की हिलने की आवृत्ति क्या होगा? आप लोग जानते हैं आवृत्ति का वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति गुना होता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य होता है,
आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आपको वेग तो दे दिया है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। आवृत्ति निकालना है और तरंग दैर्घ्य यानी कि तरंग दैर्घ्य मतलब लंबाई, लंबाई 100 दिया है, तो इधर 100 से भागा दे देंगे यहाँ से, तो हमारा निकल जाएगा 0.25 हर्ट, 0.25 हर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी। भारत में जो हरित क्रांति चालू की गई थी वो की गई थी 60 के दशक में। कब की गई थी, तो 60 के दशक में किया गया था हरित क्रांति की शुरुआत। और ये कब हुआ था, तो 1966-67 में भारत में पहली बार ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है। शिशु मृत्यु दर दर्शाती है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100-1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर दर्शाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका किसका है, ये सब आपका मैथ का प्रश्न है। ये देख सकते हैं यहाँ अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में एक घंटा के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे जूल में दर्शाएंगे तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, किया जा सकता है। कौन सा कथन सूत्र गलत है वो बताना है। इसका जो गलत है वो है एल्कीन, एल्कीन ये गलत है। बाकी बात आपका एल्केन CnH2n+2 सही है, एल्काइन CnH2n-2 ये भी सही है, एल्केन ये भी सही है और एल्काइन ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी का मान बताना है आपको। किसका मान बताना है, भी का मान। यहाँ से आपका एफ का मान दिया है, यानी वास्तविक बोला तो ये माइनस में आएगा, आपका भी मान कितना आएगा -20, और यू का मान तो हमेशा माइनस में होता ही है 30। यहाँ से आपको भी का मान निकाला है, एफ का भी दे दिया है, तो यहाँ से आपको हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। यहाँ से दर्पण सूत्र क्या लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, तो 1/f तो 1/- का 20 बराबर 1/v प्लस u का मान है तो -30, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो वो करेंगे तो 1/- का 20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। जब हल करेंगे तो v का मान निकलेगा -60, क्योंकि v माइनस में नहीं हो सकता है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। 320 इकाई, एक इकाई बराबर होता है 3.6 10⁶ जूल। अब 320 इकाई तो गुना कर देंगे, 320 गुना 3.6 10⁶ जूल, गुना करने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है पार्श्व विभाज्योतक से और शीर्ष विभाज्योतकों से, सॉरी ये होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक से और शीर्ष विभाज्योतक से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें, यानी कौन सा इसमें से गलत है वो बताना है। इसमें से जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर डी कि C2H3OH मेथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल है, ये कथन गलत है। बाकी बात ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं क्या है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। यहाँ से आपको देखिए 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई एक वस्तु दर्पण से, यानी कि HO ऑब्जेक्ट की हाइट 1.2 दिया है, भी का मान दिया है माइनस का 60 सेंटीमीटर क्योंकि वास्तविक है भी का मान। उसके बाद आपका एफ का भी मान दिया है माइनस में 20 सेंटीमीटर,
और u का भी मान दिया है माइनस में, u का तो मान माइनस में ही होता है। f का मान है क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसीलिए। अब अगला देखते हैं यहाँ से क्या है। आप जानते हैं आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। तो माइनस में दिया u का मान, v का मान कितना दिया -60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 बाय u का मान दिया 30 दिया हुआ है। जब इससे भाग देंगे तो ये माइनस में तो आ जाएगा -2। और m बराबर होता है कि आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच चाहिए यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मान निकालना है, इसका मान कितना है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया 1.2 और ये 2 ऊपर आएगा यहाँ से, जब गुना कर देंगे तो एच आई आपका निकल जाएगा कितना 2.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन भार उठाती हो। देख लेते हैं इसका क्या है। इसका सूत्र होता है घिरनी का वेग अनुपात बराबर होता है 1 बटे घिरनी की दक्षता, क्या होता है घिरनी की दक्षता, दक्षता 50%, 50% का मतलब 1/2, दक्षता की जगह रखेंगे 1/2। उसके बाद गुना उठाया, उठाया गया भार बाय लगाए जाने वाला बल, लगाए जाने वाला बल, मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सब आपका न्यूमेरिकल का है, पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। वो किए आपका नंदन नीलेकनी समिति ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल 64 में कहा गया है। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट और ये आखिरी प्रैक्टिस सेट था, जो कि 26 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का और वीडियो लाते रहें। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला प्रैक्टिस सेट किस प्रकाशन का हम करेंगे, या आप साइंस का प्रैक्टिस सेट सीरीज में चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो उसी के अनुसार हम वीडियो अगला लाएंगे। देख सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दिया गया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।